नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। आज हमारे लाउड स्पीकर अरेस्ट सीरीज में अरेस्ट हुए हैं एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह जी, जो सबको अरेस्ट करते हैं। आज उनको अरेस्ट किए हैं, इसलिए कुछ निजी ज़िंदगी का भी सवाल करेंगे और इनसे पूछेंगे कि आपकी जनता से क्या अपेक्षाएं और जनता का भी कुछ सवाल हैं जो सर से हम पूछेंगे। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी कीमती समय निकाल करके आप आए हैं, इसके लिए तो सर हमारी टीम आपके लिए आभारी रहेगी। सर, अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए अपने गोरखपुर में अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें काफ़ी सफलता मिली है। अभी क्या आगे की रणनीतियाँ है इसके बारे में सर? देखिए, प्रोएक्टिव पुलिसिंग में आदमी को विश्वास रखना चाहिए। हाँ। हमारा पहले से है, हमने आपसे कहा ना कि हमारा काम है प्रिवेंशन ऑफ द क्राइम एंड डिटेक्शन ऑफ द क्राइम, फिर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो प्रिवेंशन प्रोएक्टिव पुलिसिंग से होता है। जब हम जानते हैं कि कौन ऐसे लोग हैं जो शाम को तमंचा लेके निकल सकते हैं, तो प्रोएक्टिव पुलिसिंग है, हम उन पे नजर रखें। तमंचा कहाँ से पाते हैं उस पर नजर रखें। ये कब निकलते हैं, इनका क्या मूवमेंट है, उससे पहले हम उन्हें दबोच लें। और अगर ऐसी गतिविधियां हमारे पास पुष्ट हैं तो हम वार्न भी करते हैं। ये दोनों ने से पहले एक दो अपराध किया है, तो हमारे पास निगरानी के माध्यम है, हम हिस्ट्री शीट खोल सकते हैं, हम उनकी एक्टिव लिस्ट पे उनका नाम लेके निगरानी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वो लगता है कि इस तरह से बहुत दादा टाइप के आदमी हैं, तो उन्हें हम गुंडा एक्ट में चालान करके जिला बदर करा सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें प्रोएक्टिव हैं। हमने हिस्ट्री शीट खोल दिया, जो कुछ अपराधी थोड़ा सा सर उठाने की कोशिश की उन्हें हमने गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध कर दिया, हमने गुंडा एक्ट में जिला बदर करा दिया। गुंडा माने क्या है? चौराहे पे आपसे मिसबिहेव कर दे, वही गुंडा है। हाँ। स्कूल से आती जाती लड़कियों को जबरदस्ती छेड़ दे, उनको जबरदस्ती ऐसे इशारे करे, वही गुंडा है। समाज से नहीं डर रहा है, इसी नाते तो गुंडा है, वरना समाज को देखता हो, समाज के डर से नहीं ऐसा करता। तो ऐसे आदमी को जो हम जिला बदर करते हैं डुगडुगी बजा करके कि सुनो 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 सुनो, इनको 6 महीने के लिए जिले से बाहर भेजा जा रहा है, ये इस तरह के अपराधी, ये गुंडा तत्व है, इनको जिलाधिकारी ने जिला बदर घोषित कर दिया है। हाँ। तो उसका सामाजिक रूप से मानमर्दन हो जाता है। सही। और जब सामाजिक रूप से मानमर्दन हो जाता है तो आदमी अपने आप समझ लीजिए कि बहुत दबाव में हो जाता है। तो ये रही प्रोएक्टिव पुलिसिंग कि हम अपराध होने से पहले अपराधी मानसिकता वालों को या पूर्व से कुछ अपराध कर चुके लोगों को चिन्हित करके उनकी निगरानी करते रहें, और जरा सा भी अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ करना चाहा तो उससे पहले हम उन्हें दबोच लें। तो ये है प्रोएक्टिव पुलिसिंग। उसके बाद तो आपने जैसा बताया कि जब पीड़ित कोई व्यक्ति हो जाता था, हमें किसी न किसी माध्यम से पहले थाने जाना पड़ता था। आज हमारी यूपी 112 है, आज सोशल मीडिया के सारे प्लेटफार्म खुले हुए हैं, आदमी घर बैठे वहीं से ट्वीट कर देता है। हमारी जो मीडिया सेल है वो देखती रहती है कि कहाँ से कौन सा ट्वीट आया, उसके हिसाब से पुलिस को, संबंधित थाने को जो जिम्मेदार होता है उसे बताती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हमारा आता है कि अब हो गया, जब हमें सूचना मिल ही गई कोई अपराध होने की, तो फिर हमें उसका रोकथाम से, अगर हम कहीं मान लीजिए नहीं रोक पाए हैं, फिर भी अपराध हुआ है, क्योंकि हमारा रोका हुआ दिखता नहीं। हमारी गश्त से पिछले 6 महीने में कोई चोरी नहीं हुई मोहल्ले में, ये हमारे रिकॉर्ड में कहीं दर्ज नहीं है। 7वें महीने में एक चोरी हो गई, हमारे रिकॉर्ड में दर्ज है कि साहब 7 महीने में एक चोरी हो गई। 6 महीने में नहीं हुई, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। नहीं, लेकिन 7वें में हो गई तो इसका रिकॉर्ड है। वो लिख दिया जाएगा जुलाई महीने में एक चोरी है। हाँ। तो हमको अब इसके आधार पे फिर आगे बढ़ना है। कौन लोग हैं तो उनको हम अनावरण करते हैं। आप घर में सोए होते हैं, कहते हैं कि साहब 2:30 बजे तो हम टॉयलेट गए थे, तब तक ताला हमारा इंटैक्ट था। आपकी मिसेज कहती हैं कि 3:30 बजे जब हम उठे तो उस समय तो हमें लगा कि हम ताले की तरफ ध्यान नहीं दिए, लेकिन जब उधर से लौटे तो देखा हमने कि ताला खुला हुआ है। हम साहब न कुछ देख पाए कि इधर से आए कहाँ से आए, लेकिन हम नहीं कह सकते हमने तो कुछ नहीं देखा है। हाँ। हमने कुछ नहीं सुना है, हम हुलिया नहीं जानते। हमें तो ये बताना है कि ठीक है भाई, हम अनावरण करेंगे। हम अनावरण करते हैं, बरामद करते हैं, कभी कभी हमें सफलता नहीं भी मिलती है। तो हमारा इसी तरह से उसके बाद आता है कानून व्यवस्था। रोज आज की स्थिति में कानून व्यवस्था के लिए चुनौतियाँ धीरे धीरे जब हम सेवा में आए थे तब से आज की तारीख में बहुत कम हो गई हैं। धीरे धीरे कानूनी दबाव से
कुछ बड़े माफियाओं पे बड़ी कार्यवाही से लोगों ने कानून व्यवस्था को चुनौती देने से कहीं न कहीं अपने मन में भय बना लिया है कि दिक्कत होगी, परहेज कर रहे हैं सर, हो दिख भी रहा है सर। ये तो होती है कि अपराध करने के बाद आम जनता आप लोगों के पास जाती है, लेकिन आप लोगों का भी कुछ अपेक्षाएं हैं आम जनता से कि क्राइम हो ही ना। लोग जितना क्राइम कर रहे हैं आज के समय में, तो आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे वो अपने आप को रखें? क्यों? देखिए, मैं बताऊं आपसे, हाँ। आम जनता हमसे ये अपेक्षा करती है, हाँ, कि हम अमेरिका और यूरोप की पुलिस की तरह से, हाँ, काम करें। लेकिन आम जनता को भी अमेरिका यूरोप की तरह से सिविलाइज्ड सिटीजन होना पड़ेगा। जब हम रेलवे क्रॉसिंग के बैरियर पर लेफ्ट लेन में एक गाड़ी लग गई तो उसके बाएं एक लगा लेता, फिर उसके भी बाएं लगा लेता, जब वो लेफ्ट लेन भर जाती तो हम राइट लेन से आके लगा लेते हैं, हाँ। और जैसे बैरियर उठता हम ये चाहते हैं कि हम भर्राटा क्यों नहीं जा रहे हैं, पुलिस क्या कर रही है, हाँ। भाई आप क्यू में आए क्यों नहीं? जब आप क्यू में नहीं आएंगे तो फिर आपको बैरियर उठने के बाद जाम झेलना ही पड़ेगा। जब आप अपने जमीन के विवाद को नहीं सुलझा पाए, 22 साल से आप दीवानी में लड़ रहे हो, अपील रिवीजन में चल रहा है, तख्ता कभी इधर भारी कभी उधर भारी, अब आपने एक उठाया घर की किसी महिला से, एक मुकदमा लिखवा दिया है आपने। तो जब आप स्वयं ऐसा कर रहे हैं तो आप ये बताइए कि दूसरा जो विरोधी है जब वह करता है तो आपको बुरा क्यों लगता है? हमारे सामने समस्या ये है, अगर जो आया है पीड़ित या तथाकथित पीड़ित, वह अपनी बात हमें उतना ही बताए जितना उसके साथ हुआ है, तो हमारा समय जो तमाम चीजों को हटाने में ढूंढने में जाया होता है वो न हो। एक मूर्ति जो है वो पत्थर में छिपी है, तो अगर आप सारा पत्थर ले आएंगे तो मूर्ति गढ़ के तैयार करने में टाइम लगेगा, ठीक है ना, हाँ। तो उसी तरह से जो आवरण उसको ढके हुए हैं, जो उसके बाह्य आवरण हैं, वो जब बना के आप ले आओगे तो हमें सही बात जानने में टाइम लगता है। और दूसरे, जब आप अनफेयर मीन्स से, फाउल प्ले से पड़ोसी को तंग कर रहे हो तो फाउल प्ले से आप भी तंग होगे। वो भी कहता है मेरा वर्जन सही है, आप भी कहते हैं मेरा वर्जन सही है। हमारे पास कोई ऐसा लैक्टोमीटर, थर्मामीटर, जो कुछ कह लीजिए आप, कोई ऐसा नहीं है जिससे हम नाप लेंगे क्या है। सही कह रहे हैं। आपको बुखार कितना है। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी को भी टू द पॉइंट अपनी लाइफ को ले आना पड़ेगा, कानून को मानना पड़ेगा। जिन देशों से हम तुलना करते हैं उन देशों के लोग सोचिए। मैं आपके माध्यम से एक उदाहरण देना चाहूंगा। 2 पशु हैं, एक हमारी गाय माता है और एक भगवान के सूकर अवतार हैं, सुअर हैं। अब देखते हैं दोनों के चराने में जो चरवाहा है, दोनों के बिहेवियर में अंतर होता है कि नहीं होता है? श्योर सर। तो जिसको समाज की गाय चराने को मिलेगा, हाँ, उसका बिहेवियर कुछ और होगा, हाँ। जिसको समाज के शुक्र भगवान के अवतार चराने को मिलेंगे, उसका बिहेवियर कुछ और होगा। तो अगर सोसाइटी, पूरी सोसाइटी गाय माता हो जाए तो पुलिस ग्वाला के रूप में आपको दिखेगी। सही कह रहे हैं। तो इस नाते हम भी चाहते हैं कि हमसे वो अपेक्षा करते हैं, तो हमारी भी बात क्या, आपके चैनल के माध्यम से हम आपकी भी बात, अपनी भी बात कहना चाहेंगे, हाँ, कि आप भी कम से कम, हाँ, राग द्वेष, दंड फंद, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर उठिए। मैं एक प्रसंग सुना दूंगा। कुमार विश्वास जी का भी मैं यूट्यूब पे देख रहा था पिछले दिनों। राम और भरत के भ्रातृत्व की उन्होंने चर्चा की, तो अपना उन्होंने एक संस्मरण सुनाया कि इस कथा सुनने का असली पारिश्रमिक, आप हमें कथा सुनते हो और हम पारिश्रमिक लेके जाते हैं, उन्होंने कहा ये असली पारिश्रमिक नहीं है। असली पारिश्रमिक, उन्होंने एक घटना बताई कि मेरी राम कथा के जिस दिन भरत और राम के प्रसंग पे मैंने लोगों के बीच अपनी कथा रखी, अपने विचार रखे कि राम और भरत का क्या चरित्र है और भाई कैसे होने चाहिए, उससे अगले दिन एक व्यक्ति आए रोते हुए,
और उन्होंने कहा कि कुमार जी, मैं अपने भाई से पिछले 26-27 साल से मुकदमे लड़ रहा था प्रॉपर्टी का। मेरे बच्चों की शादी में न वो आए, न उनके बच्चों की शादी में मैं गया। मैं आपकी कथा जिस दिन समाप्त होगी उससे अगले दिन का टिकट हमने कटा लिया है। अपनी पत्नी को भी मैंने कन्विंस कर लिया है। हम लोग जाएंगे और जमीन जायदाद के सारे कागजात और सारे मुकदमों के कागजात भाई के चरणों में रख देंगे और ये कहेंगे जो आपको फैसला करना है आप कर लीजिएगा, अदालतें हमारा फैसला क्या करेंगी, लेकिन हमारा भाई जो मर गया था वो जिंदा हो जाना चाहिए, अंदर का जो भ्रातृत्व मर गया था। तो चीज़ें सुनने से बाद एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। तमाम कथाएं होती हैं। उस दिन मेरे भी आंखों में आंसू आ गए कि कुमार विश्वास साहब कितना, उन्होंने कहा यही मेरा असली पारिश्रमिक था। ये एक आदमी जो 25 साल के आसपास से अपने भाई से मुकदमे लड़ रहा था, दोनों एक दूसरे के बच्चों की शादी में नहीं आए गए, और राम और भरत के प्रसंग को सुन करके इस भाई ने यह निर्णय लिया, यही मेरी इस राम कथा का असली पारिश्रमिक है। तो कहीं ना कहीं हमको सोचना पड़ेगा। सही बात है सर। मेरे तो दफ्तर में कई बार लोग आते हैं, भाई भाई का विवाद है, पति पत्नी का विवाद है, आपस में उलझाओ, उसके बाद कहेंगे साहब वो दरोगा जी गलत हैं। हमने कहा यार गलती तो सबसे पहले आपके परिवार में आई, आप में आई या आपके विरोधी में आई, आप में आई आपके भाई में आई, गलती तो सबसे पहले आपके परिवार में आई। तो गलत तो आप में से भी कोई न कोई एक है आपके घर में। दरोगा जी के बारे में हम बुला करके और इस आपके मैटर की पूरी तहकीकात कर लेंगे, जांच कर लेंगे, उसके बाद बताएंगे। सिर्फ अकेले दरोगा जी नहीं गलत हैं। गलत तो कोई ना कोई आपके परिवार में है, आप हैं या आपके भाई हैं। आपके भाई। अगर गलती ना हो तो आप आते नहीं ना। गांव के देश में धोबी बस के क्या करेगा। सही बात। तो मेरे हिसाब से तो अगर सारे लोग सज्जन हो जाएं, सारे लोग सद्मार्ग पे चलने वाले हो जाएं, सत्य वचन बोलने वाले हो जाएं, मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध हो जाएं, तो सबसे पहले तो जो हमला होगा वो हमारे प्रोफेशन पे होगा। पुलिस की क्या जरूरत। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि एक एडमिन डिपार्टमेंट में होने के नाते आप लोग की क्या दायित्व या जिम्मेदारियां होती हैं। देखिए, हम जो प्रशासन का शासन का एक महत्वपूर्ण विभाग है पुलिस, जिसकी जिम्मेदारी है अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण और कानून व्यवस्था स्थापित करना। उसके लिए बिल्कुल किताबों में कानून मेंशन्ड हैं। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, ये पुलिस के लिए एक तरह से मान लीजिए कि उनके आधार स्तंभ हैं। इसके अलावा भी समय समय पर सरकारों ने या विधायिकाओं ने जब कभी भी महसूस किया कि कुछ नए कानून बनाने जाने चाहिए, तो उन्होंने कुछ एक्ट्स भी बनाए जिनकी भी ढेर सारी संख्या है, केवल इसीलिए ताकि हम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के हाथ में कुछ कानूनी टूल्स दे सकें। तो उन्हीं दायरे में रह करके हमारे लिए एक दायरा भी निर्धारित है, उस दायरे से हम बाहर नहीं जा सकते। उन्हीं दायरे में रह करके जो हमारा प्रशिक्षण होता है, जो हमारे अनुभव होते हैं, और साथ ही साथ मन में यह भाव हमारे पहले से ही अधिरोपित कर दिया जाता है कि हम जिनके साथ डील करने जा रहे हैं इस कानून व्यवस्था के स्थापना के लिए या कि फिर अपराध और अपराधियों के नियंत्रण के लिए, वह सभी कहीं न कहीं भारतीय नागरिक हैं और संविधान में उनके भी कुछ न कुछ अधिकार हैं। कहीं हम उनका हनन न कर दें। इसी दायरे में रहते हुए मेरा मानना है कि जो कोई भी अपने दायरे को याद रखते हुए कानून की किताबें अपने मस्तिष्क में अपने सामने रखते हुए जो चलता है, कभी कोई दिक्कत नहीं आती है और वो सफल भी होता है। सर, आपका बचपन कैसा रहा? बचपन में कभी सोचे थे कि हम इस विभाग में आएंगे और खाकी वर्दी में लोगों के सामने रहेंगे? बचपन में सबका कुछ ना कुछ होता है कि हम आगे चलकर ये बनेंगे। देखिए, मैं बेसिकली गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा। और आज भी अपने गांव से जुड़ा हूँ। जब भी अवसर लगता है 4-6 महीने में
2-4-10 घंटे के लिए अवसर मिल जाए, मैं जाना चाहता हूँ। तो गांव की पृष्ठभूमि में गांव के इंटर कॉलेज से अच्छा, इंटरमीडिएट पास किया मैंने। हाँ, मेरे परिवार में हाँ, सभी टीचर थे ओह, और कई पीढ़ियों से टीचर थे। हाँ, मेरे पिताजी रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। 90 इयर्स की उम्र हो जाने के बाद भी अभी वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ, उन्हीं के विद्यालय का मैं इंटरमीडिएट तक का विद्यार्थी था। अच्छा, तो अपना सपना यह था हाँ, कि हम किसी यूनिवर्सिटी में हाँ, प्रोफेसर हो जाएं। अच्छा, अगर वहाँ न जाएं हाँ, तो हम हाई कोर्ट में अधिवक्ता बन जाएं। अच्छा, लेकिन समय के साथ चीज़ें बदलती हैं। हाँ, इंटरमीडिएट साइंस से पास किया। हाँ, इंजीनियरिंग की परीक्षा में बैठा, जो टेस्ट परीक्षाएं होती हैं, हाँ, उसमें लगा ऐसा कुछ कि अगर हम प्रयास करें तो हमें अगली साल तो बहुत अच्छा कहीं कहीं IIT वगैरह में सिलेक्शन मिल सकता है। सर पढ़ने में कैसे थे? एवरेज थे या स्मार्ट थे? नहीं, कुछ अपने परिश्रम, कुछ अच्छा, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद, उनकी गाइडलाइंस की वजह से मैं फर्स्ट डिवीजन विद्यार्थी रहा। तो इलाहाबाद गया। हाँ, वहाँ मैंने यूनिवर्सिटी में BSc तो ज्वाइन किया। हाँ, लेकिन यही कहीं से लगा कि लगता है हाँ, इंजीनियरिंग, हर आदमी थोड़ा सुलभ रास्ता चाहता है। तो मुझे लगा कि इंजीनियरिंग में अगर सिलेक्शन हो जाता है हाँ, तो ज़्यादा जीवन को सुलभ सुंदर बनाने का रास्ता हो सकता है। हाँ, तो मैंने प्रयास किया, लेकिन पता चला कि उसमें सफलता जब नहीं मिली हाँ, तो मैंने अपना ट्रैक चेंज किया और मैं सोशल साइंसेज में आ गया। और फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने BA में किया। अच्छा, मैंने PhD में भी इनरोलमेंट लिया। हाँ, और इसी दौरान हाँ, इन प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो हमारे दौर की स्थितियां थीं, वो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि सिलेक्शन पाने में बड़ा लंबा समय लगेगा, बहुत समय तक आपको एडहाक रहना पड़ेगा। हाँ, तो हर आदमी की रोटी दाल तलाशने की एक समय सीमा होती है। तो जब उस समय सीमा लगी समाप्त हो रही है, तो फिर हम प्रतियोगी परीक्षाओं की ओर मुड़े। और इस परीक्षा में जब सफलता मिल गई तो फिर हमने उसके बाद कोई परीक्षा नहीं दी। सर तो इसमें कितना टाइम संघर्ष करना पड़ा? क्योंकि हमारे जो लिसनर व्यूवर हैं, जो ऑलरेडी आपसे प्रेरित होकर कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं हम भी आप जैसा बने, तो उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, हाँ, अमूमन 6-7 साल तो लग ही जाते हैं। हाँ, लेकिन मैंने जैसा आपसे बताया कि मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी बनना चाहता था, वही इच्छा मेरी थी। हाँ, और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जूनियर रिसर्च फेलोशिप मैंने पास कर ली। हाँ, तो ये रास्ता बिल्कुल साफ हो गया कि मैं यूनिवर्सिटी में कहीं न कहीं मुझे रास्ता मिल जाएगा। हाँ, लेकिन कई विश्वविद्यालयों में, प्रदेश के अपने और गैर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में भी इंटरव्यू देने के बाद भी जब नहीं हुआ तो मन में अचानक एक बार आई कि कमीशन का दरवाज़ा खटखटाया जाए। अच्छा, तब तक UPSC के 2 अटेम्प्ट ख़त्म हो गए थे। हाँ, 2 अटेम्प्ट बचे थे, उन्हें दिया। हाँ, और UPPSC के अटेम्प्ट दिए, हाँ, जिसमें तीसरे इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मैंने एकदम कहा कि अबलो न सानी अबना न सही राम कृपा भव निशा सिरानी जागे पुण्य न डसई हों। तो जब डिप्टी SP मुझे मिल ही गया, हाँ, UPSC के अटेम्प्ट ख़त्म हैं, तो अगला इम्तहान क्यों दिया जाए। अच्छा। यद्यपि उस समय PPS अफसर PCS से 4 साल पहले IPS पा जाता था, तो यह भी बात मन में थी कि वहाँ जाएंगे तो 4 साल बाद मिलेगा। हाँ, आज परिस्थितियाँ ये बदल गई। हमने जब शुरू किया तो हम 4 साल आगे थे। अच्छा। परिस्थितियाँ बदल गई, अब हम 10 साल पीछे हो गए। हमारा 94 बैच सिलेक्ट हुआ है IPS लिस्ट में, अभी कुछ लोग बाकी हैं। और PCS के 2006 तक के लोग हैं, यानी 12 साल का अंतर हो गया है। तो समय तो कोई जानता नहीं, ज्योतिषी हम थे नहीं। अच्छा। लेकिन उस समय आकर्षण लगा। और दूसरा ये लगा कि नहीं, सोसाइटी को आगे एक कदम बढ़ करके, उनके दरवाजे पे जा करके अगर मदद करने का रास्ता कहीं है तो पुलिस में सबसे ज़्यादा है। ये तो बात सही है सर। तो इस जज्बे के साथ फिर इस पुलिस में आए। सर IPS संवर्ग में आपका प्रमोशन हुआ है, तो कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, हमारी जो प्रांतीय पुलिस सेवा संवर्ग में जो कोई भी व्यक्ति आता है, सेलेक्ट होता है, उस सेलेक्ट होने के दिन ही, अभी वो ट्रेनिंग पे भी नहीं जाता है। हाँ। ट्रेनिंग का एक शेड्यूल है, उसमें बुलाया जाएगा तो जाना होगा। अभी उसे वर्दी कैसे पहननी है, कैसी सिली जाती है, भी नहीं मालूम होता है। लेकिन जैसे ही उसका प्रांतीय पुलिस सेवा में सेलेक्ट हो जाता है, या प्रांतीय पुलिस सेवा में सेलेक्ट हो जाता है, प्रांतीय सिविल सेवा में सेलेक्ट हो जाता है, तो उसका सपना हो जाता है कि अगर हम PPS हैं तो हमें IPS बनना है, और हम PCS हैं तो हमें IAS बनना है। तो निश्चित रूप से ये है, नौकरी में सिलेक्शन होते ही देखा गया सपना होता है,
जो साकार होता है, और जब मैंने आपसे बताया कि इतने लंबे अंतराल के बाद साकार हुआ, इतना पीछे होने के बाद साकार हुआ, तो निश्चित रूप से प्रसन्नता होना तो स्वाभाविक है। सही बात है सर। सर गोरखपुर जैसे विशेष गोरखपुर सिटी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कैसा महसूस किए इतने अपने कार्यकाल के दौरान गोरखपुर सिटी के बारे में? देखिए, गोरखपुर हम बचपन में यहीं बगल के जनपद के रहने वाले हैं। तब हमारी कमिश्नरी भी गोरखपुर हुआ करती थी। तब गोरखपुर के बारे में जो दिमाग में धारणा थी, पढ़ते पढ़ाते यूनिवर्सिटी तक गए, जो दिमाग में धारणा थी, और जब हम गोरखपुर आए तो धारणा में और इस वर्तमान परिवेश में काफ़ी अंतर दिखा। अब गोरखपुर जिन बुराइयों के लिए दूर दूर तक बदनाम था, वो यहाँ समाप्त हो चुकी है। काफ़ी अंकुश लगा है डेवलपमेंट के लिए। तो मुझे ये लगता है कि अब पटना से लखनऊ के बीच का सबसे सुंदर डेस्टिनेशन आदरणीय योगी जी की कृपा से गोरखपुर अपने आप बनता जा रहा है और बन जाएगा। हर आदमी की इच्छा होगी इस जो इलाका मैंने बोला, पूर्वांचल की, पश्चिमी बिहार की, इवन नेपाल तक के, तराई तक के लोगों की, कि हम गोरखपुर में बस जाएं तो अच्छा है। तो हम लोग गोरखपुर में 2.5-3 साल से मैं कार्यरत हूँ। तो जब आए तो गोरखपुर के बारे में वही पुरानी थोड़ी धारणा थी विद्यार्थी जीवन की, लेकिन यहाँ आने के बाद लगा कि नहीं, उसमें से बहुत कुछ अब दूर हो चुकी हैं बुराइयाँ। कुछ जो बची हैं उसमें भी हमको पॉजिटिव एफर्ट करना है। उसको ये मान के अगर हम बैठ जाएंगे, अरे यार तो गोरखपुर, इसमें बड़ी बड़ी बातें होती थी, अब ये क्या बचा है, नहीं, उसको भी जीरो पर ले आना है। जीरो पर तो उस प्रयास में प्रोएक्टिव पुलिसिंग, और जो मैंने फिर कहा कि शासन सरकार की जैसी मंशा है उसके अनुसार जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी, तो इन सब चीज़ों को अपनाते हुए 3 साल का कार्यकाल मेरा यहाँ गुजरा। और मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई ऐसी चुनौतियाँ आई हों जिन्होंने कभी मन को विचलित किया हो, परेशान किया हो, या रात की नींद को परेशान किया हो। सर ऐसे में आप लोगों की ड्यूटी 24 आवर्स होती है, सबकी पर्सनल लाइफ होती है, तो कभी ऐसे परिवार के तरफ से नहीं आया कि आप या आपके बच्चे हो गए या आपकी फैमिली की आप हमें टाइम नहीं देते हैं और हमेशा अपने ड्यूटी में ही लगे रहते हैं, ऐसा कुछ हुआ है? देखिए, अगर हम ये कहें कि हमारे बच्चों की ओर से, फैमिली की ओर से कभी ऐसे शिकवा शिकायत नहीं की गई, अच्छा, तो ये आत्मप्रवंचना होगी। ये शिकवा शिकायत होती है, हमारे जीवन में भी रही। लेकिन मेरा अपना एक मानना है, और जो भी पुलिस में आया है, सेवाएं तो जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है सबकी 24 घंटे की, लेकिन हमारी ऐसी एसेंशियल सर्विस है कि इसमें हम 1 घंटे का ब्रेक नहीं ले सकते। तो उसे हमें निभाना ही पड़ता है। तो जो हमारी शिफ्ट वार 12-12 घंटे की हमारे यहाँ शिफ्ट चलती है, जबकि 8 घंटे ही काम के आवर्स होने चाहिए, लेकिन जनशक्ति अपेक्षाकृत कम और काम का बहुत ज़्यादा। इसके नाते हमारे यहाँ 12 घंटे ड्यूटी को हम सामान्य ड्यूटी मानते हैं। उसके बाद 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे भी करना पड़ता है, और कभी कभी तो 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे भी विदाउट ब्रेक, जब कोई भीषण समस्या आ जाती है तो उसमें लगे रहना पड़ता है। तो उसका मलाल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने वर्ण किया है, इस वर्दी को हमने चूज किया। मैंने कहा ना कि हम चाहते थे कि प्रोफेसर बन जाएं, हम नहीं बन पाए, तो यूनिवर्सिटी हमसे शिकायत नहीं कर सकती, आपने तुम्हें प्रोफेसर बनाया नहीं। कॉलेज शिकायत नहीं कर सकता, आपने हमें प्रोफेसर बनाया नहीं। लेकिन अगर बुलाए होते तो हम जाते। जो हम गए और हमने वर्ण किया तो वहाँ करना चाहिए। अगर हम उसी तरह से पुलिस में आए, सरकार ने एक विज्ञापन दिया कमीशन के थ्रू, उसमें हमने देखा सारी शर्तें थी, फार्म भरा, फीस दी, परीक्षा दी, इंटरव्यू दिया, पास हुए, और हमने स्वयं ये वर्दी धारण की। तो जब इसे धारण कर लिया तो फिर इसकी तमाम अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो भी हैं उन दोनों को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थ्रू थ्रू। तो हम ठीक है, हमारी कभी भी 8 बजे रात नहीं होती है। हमारी तो ये कहिए कि शाम को 6 बजे से दूसरी पाली शुरू होती है, और रात में अगर 10 बजे ब्रेक मिल गया तो ब्रेक मिल गया। उसके बाद हमारी तीसरी पाली शुरू होती है। हम फील्ड में जाएं, दफ्तर में रहें, अपने घर पर रहें। घर पे हैं तो हमारे पास आरटी सेट्स हैं, फ़ोन्स हैं, इनके माध्यम से हमें कहीं न कहीं सुपरविजन करना है, देखना है।
घर तो रात 12-1 बजे से पहले, हाँ 1 बजे अमूमन मान लीजिए बॉडी क्लॉक एडजस्ट हो गया, उससे पहले नींद नहीं आती। हाँ। तो वो शिकायतें भी झेलना पड़ता है। त्याग है सर, ये त्याग है। फैमिली के लोग भी बोलते होंगे आप 24 आवर्स रहते हैं, हमें नहीं टाइम देते सुनने को। देखिए भाई ऐसा है, फिर मैं कहूँगा कि फैमिली को त्याग तो थोड़ा करना पड़ेगा। हाँ। और परिवार एक ऐसी संस्था है जिसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट अगर नहीं किया जाए तो उसमें दरार आ जाती है। तो ये समझदार परिवार को भी होना पड़ेगा, एम्प्लॉय को भी होना पड़ेगा, और हमें भी ये देखना पड़ेगा कि भाई कहीं न कहीं से थोड़ा बहुत समय निकाल करके हम कंपनसेट करें। हम बच्चे का बर्थडे भी ठीक से नहीं सेलिब्रेट कर पाते। हम होली, दिवाली, तीज त्योहार पे अगर हम परिवार के साथ सेलिब्रेट करें तो जो बड़ा हमारा बृहत्तर परिवार है, ये सोसाइटी पूरी, जिसकी जिम्मेदारी हम पे है कि वो त्योहार सकुशल मना सके। सही बात है। तो अगर हम अपने इस निजी परिवार के चक्कर में पड़ेंगे तो हमारे बृहत्तर परिवार को कहीं ना कहीं संकट होगा। तो फिर मैंने कहा जब बड़ा परिवार हो गया तो छोटे परिवार को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा बड़े परिवार के हित में। सैल्यूट यू सर। इसी तो आप लोग जब खड़े रहते हैं तभी कोई भी फेस्टिवल होता है, जो दंगे होते हैं, हम लोग सेफ महसूस करते हैं। अगर पुलिस डिपार्टमेंट के लोग खड़े हैं, कहीं भी हम लोग जा रहे हैं तो एक तरह हम आपकी बात को ही इंटरप्ट करेंगे। हाँ। हम अपने कर्मचारियों से भी जब बात करते हैं हाँ। तो हम कहते हैं यार तुम इस बात को सोचो, हाँ। एक आदमी जो अंधेरी रात में गुजर रहा होता है, हाँ। भय से भूत प्रेत चोर किससे डरता है वो, हाँ। बदमाश सबसे डरता है, हाँ। और कुछ नहीं उसे मिलता। तो आपने भी पढ़ा होगा, हाँ। बचपन में हमने भी पढ़ा है, हनुमान चालीसा हम पढ़ने लगते हैं। हाँ। लेकिन जैसे ही हमें उस पुलिया पर बैठे 2 सिपाही दिख जाते हैं, हाँ। राइफल अपने पैर में या कंधे में फंसाए हुए, कॉन्फिडेंस, आराम से अगर बैठे हैं तो पैर में राइफल इस नाते डाल लेते हैं कि कोई सिर फिरा उनकी राइफल छीन के ना भाग जाए। हाँ। और जब वो बैठे पुलिया पे मिल जाते हैं, वो आपसे कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन आपने उन्हें जैसे देखा तैसे हनुमान चालीसा भूल जाते हैं। तो मैं कहता भाई उतने समय के लिए तुम्हारा दर्जा हनुमान जी से बड़ा हो गया। सही बात। जिस भगवान को याद कर रहे थे, हनुमान जी को याद कर रहे थे, वहां वो तुम्हें देख करके उन्हें भूल गए। तो इस भाव से काम करो। सही बात है। तुम्हारे वहां बैठे रहने से अगर 10 लोग भी बिना धड़कने बढ़ाए, बिना भयाक्रांत हुए वहां से गुजर जाते हैं तो समझ लो तुम्हारा वेतन वसूल है। तुमने कुछ नहीं किया फिर भी बैठे तो रहे रात भर। सही बात है सर। सबका कार्य कराने का तरीका अलग अलग होता है, सबकी पर्सनल कुछ रणनीति होती है। ऐसे में आपकी कुछ ऐसी रणनीति है जो एडमिन डिपार्टमेंट को मैनेज करती हो? देखिए एडमिन में है मैन मैनेजमेंट। हाँ। तो एक तो ये है कि हमको भी कभी ट्रेनिंग में बताया गया था, एक रिफ्रेशर कोर्स में गए थे, तो उसमें बताया गया कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओ, उस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करना हो तो स्टडी करो। हर ऑर्गेनाइजेशन में चाहे कोई कितना कह ले कि हम तो 100% बहुत अच्छे हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अच्छे कुछ बुरे होते हैं। तो उन्होंने कहा 20% तो वो लोग होते हैं जिन्हें आप सिर्फ बता दो कि क्या करना है, वो बिल्कुल परफेक्ट करके आपको दे देंगे। और 20% ऐसे लोग होते हैं जिनको आप कुछ भी कर डालो, वो कुछ नहीं करके देने वाले हैं। जदपि सुधा बरसहि जलधि मूर्ख हृदय न चेत, और जो गुरु मिले फूल ही फल ही न बेत, और जो गुरु मिले विरंज सम मूर्ख हृदय न चेत। तो वो कुछ नहीं करने वाले। 60% लोग होते हैं जो बिल्कुल कमल की तरह से हैं। सूरज की रोशनी है तो कमल खिला है, सूरज हट जाएगा तो कमल बंद हो जाएगा। तो उन्होंने कहा आपको समय जाया करना है इन्हीं 60%। जब आपने चिन्हित कर लिया तो इन 60% को निरंतर गाइड करते रहिए, मार्गदर्शन करते रहिए, रोशनी देते रहिए, ये काम करते रहेंगे तो अब 80% संगठन के लोग आपके कर लेंगे। बचे 20% लोग, तो 20% लोग उन जो हमारे आए थे व्याख्याता, उनका कहना था कि निश्चित रूप से हर संगठन में हैं जो कुछ नहीं करते हैं। वो दंड भी पाते हैं तो नहीं करते, लेकिन उनका दंड दूसरों को भयभीत करता है। और जो 20% अच्छे हैं उनका पुरस्कार लोगों को आकर्षित करता है। ये जो 60% वाले हमारे हैं, ये पुरस्कार की श्रेणी में जाने का प्रयास करते हैं और दंड की श्रेणी से जाने से डरते हैं। और फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि कभी न कभी इनको भी ये लगता है जो 20% है मुझे भी करना कि मुझे भी यार
कम से कम पुरस्कार न मिले तो मैं दंड की श्रेणी में ना जाऊं। तो इसमें से भी अगर 2-4% उठ करके इस हमारे 80% में प्लस कर दें तो यही हमारी मेन मैनेजमेंट की स्किल है। और इसको मैंने पाया कि वाकई उन्होंने बहुत सही प्रूव किया, मैथमेटिकली प्रूव किया। सर ये हर डिपार्टमेंट में यूज हो सकता है, बिजनेस में या पर्सनल लाइफ में भी ऐसा हो सकता है सर। आपसे बात करके इतना समय निकल गया कैसे ये पता ही नहीं चला, और बहुत ही अच्छा लगा सर जो भी आपसे बातें हुई। आशा करते हैं कि जो भी हमारे व्यूअर लिसनर देख रहे होंगे इस इंटरव्यू को देखने के बाद काफ़ी कुछ सीखेंगे भी सर। और लाउड स्पीकर टीम की तरफ से आपका प्रमोशन हुआ है, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं सर। मैं अपनी ओर से आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आऊं आप सबसे बातचीत कर सकूं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। आज के हमारे लाउड स्पीकर अरेस्ट सीरीज में थे एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह सर। आशा करते हैं कि जो भी इनसे बातचीत हुई है आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगले किसी और एपिसोड में होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। नमस्कार। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।